न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और अगर हम बात करते हैं आज की तारीख में जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 370 का आंकड़ा रखा है, उसमें 120 का एक स्वाद खराब करने वाली खटाई पड़ सकती है और ये काम कर सकती है तिगड़ी, नौजवानों की तिगड़ी। अगर उन्होंने ये काम कर दिया तो ये मानिए कि यहाँ पर बीजेपी का जो इस वक्त उनकी चाहत का आंकड़ा है 370 और इस बार 400 पार की बात वो एनडीए की जो कर रहे हैं उसमें मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि 120 वो सीटें हैं जो कि ये गणित खराब कर सकती हैं और 120 का ये आंकड़ा और ये तिकड़ी की जो मैं बात कर रही हूँ नौजवान की, आपके सामने हालांकि तस्वीर है लेकिन इसे समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार कैसे इस पूरे गणित को समझा जाए, आगे किस तरह से इस पर चर्चा की जाए। देखिए, दरअसल इन तिगड़ी में से अखिलेश यादव की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं इस वक्त, उनके पास 80 सीटों का आंकड़ा है सीधे सीधे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तेजस्वी यादव की जिनके पास 40 सीटों का आंकड़ा है, यानी कि इस वक्त ये 80 और 40 मिलकर 120 सीटों का ऐसा गणित बना सकते हैं जो कि बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। वहीं पर साथ में तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव के राहुल गांधी के साथ मिलने से जो इन दोनों पार्टियों के वोट बंटने की उम्मीद पहले की जा रही थी, अब वो एक जगह इकट्ठी हो गई है। अब तीनों मिल करके यहाँ पर एक ऐसा गणित तैयार कर रहे हैं जिससे कि बीजेपी का गणित खराब हो जाए। अगर बीजेपी का गणित इससे खराब हो जाता है तो जाहिर सी बात है ये उनके लिए चिंता की बात है। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि खुद बीजेपी जब बिहार राहुल गांधी पहुंचने वाले थे, यानी कि तेजस्वी के साथ उनकी मुलाकात होनी थी, उसमें वो अच्छी और प्लानिंग करने जा रहे थे, उस वक्त में इन्होंने तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। वहां पर पहुंचने से पहले वहां की सरकार गिरा दी, नीतीश कुमार को ही तोड़ दिया। फिर वहीं पर अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ। अखिलेश यादव के पास जब वो पहुंच रहे थे उससे पहले वहां पर भी मुश्किलें पैदा हो गई। सीबीआई का नोटिस आ गया, उनके कई लोग तोड़ दिए गए, कई लोग उनके राज्यसभा सीटों की जब गणना हो रही थी, सीटों को लेकर के वोट गिने जा रहे थे विधायकों के, उस वक्त में सचेतक निकल गए, चले गए छोड़ के पार्टी को। उसके अलावा कई और विधायक जो है उन्होंने अपना रुख मोड़ लिया। ऐसे में अखिलेश यादव पर भी कम प्रहार नहीं हुए हैं। बीजेपी ने ये प्रहारों की लिस्ट, ये जो झड़ी लगाई है, ये ज़रूर बताती है कि किस तरह से इस वक्त में ये जो स्थितियां हैं वो कैसे मुश्किलें पैदा कर सकती हैं खुद अब बीजेपी के लिए। अब बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि जिन जिन पर वो प्रहार कर रहे थे, जिन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि ये साथ हुए तो यहाँ बीजेपी के गणित को मुश्किल आ सकती है। अब उन्होंने वहीं पर इन तमाम लोगों के साथ में इन्होंने आपसी जो गठबंधन की जो प्रक्रिया शुरू की है इंडिया गठबंधन ने, उसमें अब मजबूती दिखाई दे रही है और ये मजबूती बीजेपी के लिए एक अलार्म है। ये एक ऐसा अलार्म है जो कि बता रहा है कि अब आगे रास्ता उतना भी आसान नहीं है। आइए समझते हैं कि क्या वाकई में दोनों ही राज्यों के जातीय समीकरण को देखें, बीजेपी के वोट बैंक को देखें, तो किस तरह से ये वोट बैंक बीजेपी से छिटक सकता है अगर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ काम कर रहे हैं। क्या वाकई में इसका धरातल पर असर देखने को मिलेगा? आइए समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी से। मुकेश जी, यहाँ पर अगर हम बात करें 120 सीटों के कैलकुलेशन को लेकर, जिस तरह से इस वक्त अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये तीनों मिलकर के तिगड़ी के तौर पर चल रहे हैं, और क्या ये वाकई में यहाँ पर खेल बिगाड़ सकते हैं और 120 सीटों का कंट्रोल इनके पास कितना आपको दिखाई देता है? देखिए, ये कितना खेल बिगाड़ सकते हैं इस पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहली बात ये है कि यही वो 120 सीटें हैं जिससे बीजेपी का मुकद्दर बना हुआ है। किस्मत बहुत डिपेंड करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ गंवाने के लिए बहुत कुछ है और दूसरों के लिए यहाँ पाने के लिए बहुत कुछ है। भारतीय जनता पार्टी अगर फुल कोशिश में लगी हुई है, मंदिर की हवा होने के बावजूद, तो उसने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, उसने जयंत चौधरी को तोड़ने की कोशिश की, उसने नीतीश कुमार को अगर जेडीयू को अलग किया। अगर मंदिर का भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा होता है कि वो उनकी नैया पार इस दोनों राज्यों में लगा सकता है, तो इतनी बड़ी कवायद करती पार्टी नहीं दिखती। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़े स्टेक वाले स्टेट हैं उत्तर प्रदेश और बिहार, क्योंकि पिछली बार 63 सीटें उत्तर प्रदेश से आती थी और बिहार से
40 में से 39 सीटें उनके पास थी, इंक्लूडिंग जेडीयू। जेडीयू फिर से उनके पास है, तो आप इन दोनों का सम टोटल कर लीजिए, 7 और 1 8 सीटें, 120 में से आप हटा दीजिए 112 सीटें जिस भारतीय जनता पार्टी के पास 2 राज्यों से आती हों, वहां पर उसके लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है, तो उन्होंने डाई की बजाय डू वाला फंडा अपनाया है। अब अखिलेश और तेजस्वी कितना मजबूत होंगे ये अब इनकी केमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। कांग्रेस और क्या अखिलेश आपको यादव लगता का है साथ। कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से पिछली बार अगर हम देखते हैं तो खुद ही 70 पार वो कर गए थे, ऐसी स्थिति में आपको लग रहा है कि इस बार इतना मजबूत दावा विपक्ष की तरफ से हो सकता है कि 120 का आंकड़ा जो चर्चा हो रही है ये बीजेपी के लिए खिसकती हुई जमीन दिखाई दे सकती है? इसके लिए एक बहुत बड़ी शर्त है जो भी नदारद है, वो है मायावती का वोट। जो उस मायावती के वोट को भारतीय जनता पार्टी लाभार्थी वोट कहकर, तो कभी मायावती को कमजोर करने के बाद ऐसी हालत पैदा हुई। इसमें दो राय नहीं है कि इस बार जो मुस्लिम वोट है उत्तर प्रदेश का या बिहार का, उसके सामने कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके सामने जो है वो अखिलेश और कांग्रेस का कंबाइंड कैंडिडेट है, और मायावती के वोट और मायावती के उम्मीदवार इतने कमजोर स्थिति में दिख रहे हैं कि मुस्लिम मतदाताओं के सामने बिल्कुल चॉइस क्लियर खड़ी हुई है कि हमें राहुल गांधी के साथ, हमें अखिलेश के साथ जाना है। लेकिन इसका फायदा जरूर बीजेपी उठाना चाहेगी कि मुस्लिम बनाम हिंदू पोलराइजेशन उत्तर प्रदेश में हो, जो राम कार्ड के साथ बहुत अच्छा जेल करता है। लेकिन जब से ये गठबंधन हुआ है, तब से बीजेपी उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। अगर 51 सीटें अनाउंस की हैं भाजपा ने, तो उसमें बहुत फूंक फूंक कर सीटें अनाउंस की हैं और कंटिन्यूटी रखी है, लेकिन एमपीज को एक ड्रॉप एक नहीं चीज और किया है है। इम्पोर्टेंट मुकेश जी की, अगर बीजेपी की सीट की बात करें या एनडीए की बात करें तो यहाँ पर अगर हम अपना दल की बात करते हैं तो वो भी काफी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, अनुप्रिया पटेल। तो उस प्रचंड हवा के बावजूद उसको 18 सीटें छोड़नी पड़ी थी। मायावती के 9 सांसद में से जीते थे। ट्रांसफर वोट नहीं हो पाया था, जो SC/ST वोट यादवों के साथ जेल नहीं हो पाया था, या समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हो पाया था। इस बार जो अखिलेश ने जो नया इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है, PDA वाला, जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक हैं, तो ये एक ऑल इनकम्पासिंग वोट बैंक बनाने की कोशिश की है। बिहार में वही कोशिश तेजस्वी ने बाप बना के की है, जो सारे लोगों को साथ लेना। M/Y गठबंधन ना हो, वो मुस्लिम यादव ना हो, बल्कि बहुत लार्जर पिक्चर सामने आए। इसलिए बिहार में बाप और इधर PDA मिलकर कुछ गुल खिला सकते हैं। बिहार में एक छोटा सा फायदा तेजस्वी यादव प्लस राहुल गांधी को मिल रहा है, वो ये कि नीतीश कुमार बहुत डिस्क्रेडिट हुए हैं, और उनके जिस वोट को आप ये माना करते थे कि ये जिस तरफ झुक जाएगा उस तरफ सब लोग जीत जाएंगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसी स्थिति मुझे नहीं लग रही है। उन्होंने अपना वोट इतना गंवा दिया है, इतना खो दिया है कि वो ऐड नहीं कर रहा है कहीं जाके, और इसीलिए बीजेपी उनको ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है, और गठबंधन में दरार अभी से दिखने लगी है। लेकिन अगर गठबंधन में वहां पर दरार दिख रही है तो लेकिन उससे इस वक्त बीजेपी का बिहार वाली स्थिति जिसमें अगर बात की जाए कि बार बार लग रहा है कि हो सकता है कि फिर से बिहार की सरकार ना बदल जाए, इस तरह की स्थितियां बार बार वहां पर चल रही हैं। और अगर ये दरार दिख रही है तो ये लोकसभा चुनाव में इतना इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव तो मैदान में फुल ऑन उतर चुके हैं। बीजेपी को सिर्फ एक हेतु था, वो जिस इंडिया गठबंधन को बनाने वाले थे नीतीश कुमार, उसी को तोड़ के ले आए। ये उन्होंने साइकोलॉजिकली इंडिया गठबंधन को गहरा झटका दिया था, और ये झटका देना ही उनका बड़ा हेतु था। सीटें नहीं मिलेंगी उनको, इसका वोट नहीं मिलेगा उनको। बिहार में बीजेपी अच्छी से तरह जानती है, और बिहार के जितने भी नेता हैं वो नीतीश कुमार को बैगेज के रूप में देखते हैं। वो नीतीश कुमार से बहुत प्रसन्न है ऐसा नहीं है उनको। उन्होंने कभी भी इस 5वें गठबंधन को डाइजेस्ट नहीं किया। तो एवरीबडी इज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस।
ओके। लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ये तो कोशिश करेंगे ना कि जिनके साथ साथ छोड़ के आए हैं उनका फायदा ना हो सके, उनको नुकसान ही हो। और इस वक्त कसौटी की घड़ी तो सीधा यही वाला है, लोकसभा चुनाव, क्योंकि अगले साल फिर विधानसभा चुनाव है। तो इन गठबंधन के टूटने के बाद जो एक फर्स्ट टेस्टिंग है वो तो अभी हो जाएगी। हाँ, अभी होगी और बीजेपी को पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार के कितने पानी में थे और उसको लेने से क्या फायदे क्या नुकसान हुए। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि नीतीश कुमार को लेकर भाजपा जो डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज करना चाहती थी वो उतना नहीं हो पाएगा। वो उतना फायदेमंद नहीं है नीतीश कुमार, क्योंकि जो पटना रैली है तेजस्वी की और कांग्रेस की, वो उसको अपार समर्थन दिखाई दिया। ये टक्कर बहुत मजबूत होगी दोनों में। ओके, टक्कर इन दोनों में मजबूत होगी। और ये तीनों की तिगड़ी आपको लग रहा है कि कुल मिलाकर के वोट बैंक को बना पाएगी? क्योंकि यहाँ पर दोनों का वोट बैंक तीनों के, हाँ 3 लड़के, ये इनका वोट बैंक जो है आपस में काफी मतलब मेल खाता ही है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने इंशाअल्लाह जैसे बोला तो काफी ट्रोल हो गए थे वो। तीनों की केमिस्ट्री अच्छी है, गणित थोड़े से गड़बड़ाए हुए हैं और उनको जोड़ तोड़ अभी चल रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर खाने बीएसपी से भी बात चल रही होगी, बीएसपी भी इच्छुक होगी, और अगर बीएसपी भी साथ आती है, चाहे वो टैक्टिकली साथ आती है, कांग्रेस के बहाने साथ आती है, तो ये और परेशानी की बात हो सकती है। अच्छा, ये इनके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है या फिर सपोर्ट करेगी सिचुएशन को? मेरे को इसलिए पॉजिटिव इसलिए लग रहा है इन गठबंधन के लिए कि बीजेपी ने जो टिकट अनाउंस कर दिया है, वहां पे अब जो असंतुष्ट भाजपा नेता हैं वो अपने खूंटे से टूटकर इधर-उधर भागने की कोशिश में हैं, और ये स्थिति पार्टी को समझ में अब आ रही है। आपने देखा होगा 4-5 जगह ये मरमरिंग सामने आई भी है, कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं इधर 1-2 सीटों पर। बंगाल में एक पवन सिंह के नाम को लेकर इतना बवाल उठा के उन्होंने खुद ही कहा कि मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता। तो जो एडवांस अनाउंसमेंट जो कैंडिडेट के लोग करते हैं उससे उसके फायदे बहुत कम होते हैं, नुकसान ज्यादा होते हैं। तो ये वो नुकसान दिख रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।